हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 30 है, फिजिक्स का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 30 है, फिजिक्स का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं। आप लोग सभी लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। 30 क्वेश्चन है। मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डील करती हूँ। डेली टेस्ट में डेली का क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डील करती हूँ। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने फ्रेंड सर्किल के पास ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और सभी टेस्ट में लास्ट तक बने हुए रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सभी बच्चे टेस्ट में लाइव आ जाइए और लास्ट तक वीडियो में बने हुए रहिएगा। कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ेगा और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। मैं डेली देखती हूँ आप लोग एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अगर टेस्ट के दौरान आप इसको एक दूसरे पर कमेंट के थ्रू अगर आप क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, मजाक में बनाइएगा, सीरियसली बनाइए, उस तरह से नहीं होगा। अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो बिल्कुल सीरियस होकर टेस्ट दीजिए। चलिए तो टेस्ट स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे तैयार है ना? टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसके लिए टाइमिंग आप लोग को मिलता है 30 सेकंड का। 30 सेकंड का टाइमिंग मिलता है। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए 29 सेकंड। खाली स्थान से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। क्या यूनिट है ये बताना है। एक बच्चा का एक ही बार आंसर आना चाहिए, रिपीटेड आंसर नहीं करेंगे। टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि खाली स्थान है से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खगोलीय इकाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर इसको हम लोग बोलते हैं। एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, मीटर होता है। यह दूरी का मात्रक होता है। यह किसका मात्रक है, दूरी का, जिसका उपयोग दो ग्रहीय पिंडों अथवा खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में करते हैं, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और खगोलीय इकाई भी है जो किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, ठीक है। खगोलीय इकाई भी है जो किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये लंबाई का मात्रक है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मैं लिख दूं सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मैं लिख देती हूँ सूर्य से, आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 6 मिलियन, ठीक है, इतना मिलियन होता है, मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल रट लेंगे। चलिए सबको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेकेंड में दे रही हूं आप लोग को। चलिए 31 सेकेंड। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? चार ऑप्शन में से वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर कहे तो सदिश राशि, वेक्टर कहे तो सदिश राशि, और स्केलर मतलब अदिश राशि। ओके, वेक्टर सदिश राशि और स्केलर मतलब अदिश राशि। राशि का इंग्लिश क्या होगा? क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि का उदाहरण क्या है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सभी का आंसर आ गया है? सभी का आंसर आ गया है। तो वेक्टर राशि का पूछ रहा है, ठीक है, वेक्टर राशि पूछ रहा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो जिनका जिनका ऑप्शन सी है, बेग है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेग जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहते किसको है? तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, वो जो होगा क्या कहलाएगा? वेक्टर राशि यानी सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, जैसे वेग, त्वरण, बल एवं संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। और इसके अलावा वजन, तापमान, लंबाई, ये सब क्या है? अदिश राशि है। ये सब क्या है? अदिश राशि है, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। बहुत बच्चे का इनका डिफिनेशन पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा, तो सबको लेकर चलना है ना टेस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, 30 सेकेंड 29 सेकेंड का टाइमिंग दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, वेक्टर मात्रा कौन सा है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं इसके बारे में आप लोगों को अभी जस्ट बताई हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गिरा। क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जो दर है वो कौन सा है? वेग है। किसी वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, मतलब दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटा लिया गया समय। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटा समय, ये वेग इक्वल टू होता है। इसका मात्रक कितना होता है?
बेग का मात्रक कितना होता है? इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। वस्तु का वेग जो है वो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मात्रक इक्वल टू है, ठीक है, वन मात्रक मत समझिएगा। ठीक है, मात्रक, वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का मात्रक, ठीक है ना, मैं लिख देती हूँ वेग, वेग का मात्रक। ठीक है, राइटिंग भी आप लोग मत जाइएगा, डिजिटल है इसलिए ऐसे लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 30 सेकेंड का टाइम दी मैं आप लोग को। आप लोग लास्ट तक टेस्ट पे बने हुए रहिएगा। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घनत्व है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है वो घनत्व है। घनत्व जो है वो एक भौतिक राशि है। घनत्व क्या है? घनत्व जो है ये भौतिक राशि है। ठीक है, घनत्व जो है वो भौतिक राशि है। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? घनत्व को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। जो डेंसिटी इक्वल टू हो गया द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। इक्वल टू क्या हो गया? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। सभी को समझ में आ रहा है ना? घनत्व जो है भौतिक राशि है, जिसको हम लोग इंग्लिश में घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, यानी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग आप लोग को, चलिए 30 सेकेंड। दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है। दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है। दबाव कहे तो टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पर बोल रहा है दबाव को खाली स्थान से नापा जाता है। तो दबाव कहे तो मतलब दाब, दाब को खाली स्थान से नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बल एवं क्षेत्रफल। ठीक है, दाब इक्वल टू क्या होगा? दाब इक्वल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स। ठीक है, बल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। दाब एक कैसा राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। दाब जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने हुए रहिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरह के। चलिए सभी को समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग दे रही हूं मैं आप लोग को। दबाव की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अभी मैं जस्ट आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बताई हूं, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को डील करती हूं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। दबाव की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप। क्वेश्चन कर रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से विषम को चुने। इनमें से विषम को चुनना है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। इसमें से जो ओड है उसको चुनना है, विषम को चुनना है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इनमें से विषम को चुने, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से विषम को चुने, ओड को चुने। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स में डाला है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए फिजिक्स में डाला है। तो विषम को चुनना है, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गति। क्यों गति क्यों होगा? क्योंकि ये जो है अदिश राशि है। गति क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। गति कैसा राशि है? अदिश राशि है। ये तीनों सदिश राशि हैं, तो ये तीनों एक हो गए, ये अलग हो गए ना। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग दे रही हूं मैं, ठीक है ना। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन 8 था उसी तरह से ये भी है। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन विषम है उसको चुनना है, ठीक है। राइट आंसर सभी का, सभी लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जिनका जिनका ऑप्शन बी आया है ना, सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समय, ठीक है। समय, समय की जो इकाई होती है वो हर पद्धति में, हर पद्धति कहे तो एमकेएस, सीजीएस या एफपीएस, किसी में भी सेकेंड ही रहती है, ठीक है। समय की जो इकाई होती है वो हर पद्धति में सेकेंड ही रहती है। जैसे कि एमकेएस, ठीक है। समय की जो इकाई होती है हर पद्धति में, एमकेएस या सीजीएस या एफपीएस, क्या रहता है? सेकंड। समय की इकाई, समय की इकाई, ठीक है ना। समय की इकाई किसी में भी सेकंड ही रहेगा, ठीक है। समय की इकाई बाकी सबका क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। एमकेएस में कुछ रहेगा, सीजीएस में कुछ रहेगा, एमपीएस में कुछ होगा।
तो ये तीनों से अलग है ना, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए 25 सेकेंड। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? टाइम अप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। मतलब क्या? घनत्व इक्वल टू अगर बोलेगा कि घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो घनत्व इक्वल टू हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। अभी मैं आप लोग को बताई थी, ठीक है ना, रिपीट करके बता रही हूँ। पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का आयतन, ठीक है। ये जो हो गया घनत्व इक्वल टू हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 31 सेकेंड। गैलन, क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो गैलन जो होता है वो सामान्यतः द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः द्रवों की आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिनका ऑप्शन सी है सभी का करेक्ट आंसर है। 1 गैलन बराबर कितना होता है? अगर हमसे कोई पूछेगा कि 1 गैलन इक्वल टू क्या होगा, तो 1 गैलन इक्वल टू होता है 3.785 क्या लीटर, ठीक है, लीटर। 1 गैलन इक्वल टू होता है। पहले हम लोग तेल की मात्रा जो मापते थे वो बैरल में मापी जाती थी, बट अब बैरल में नहीं मापी जाती है, ठीक है। अब हम लोग लीटर में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमिंग स्टार्ट होता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खाली स्थान के कारण हटता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। टाइम अप हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खाली स्थान के कारण हटता नहीं है, ठीक है।
तो न्यूटन के जो गति के प्रथम नियम था उसके अनुसार क्या था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए। इसे हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी कारण क्या होता है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का जो ढेर है वो हटता नहीं है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, जड़ता। ऑप्शन ए वाला का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया। क्वेश्चन बोला है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका जिनका ऑप्शन डी है बढ़ या घट सकता है, इसका राइट आंसर है। कैसे? देखिए, अगर यदि हम लोग लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहे हैं, लिफ्ट से अगर हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो व्यक्ति का वजन जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और अगर हम लोग लिफ्ट से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो व्यक्ति का जो अपना वजन है वो कैसा प्रतीत होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। क्वेश्चन तो यही ना बोल रहा है, तो बढ़ या घट सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सभी को आ रहा है समझ में? सभी बच्चे को आ रहा है ना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो लंबा है, इसलिए चारों ऑप्शन जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए बी सी में से ही एक है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। चलिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, आप लोग बोलते हैं पढ़ने में टाइम लग जाता है। टाइमिंग स्टार्ट होता है 40 सेकेंड दी। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर टाइम अप हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले जिनका जिनका ऑप्शन बी है सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है क्योंकि, तो खिलाड़ी जो होते हैं वो क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय अपना हाथ पीछे घिसता है। इसका कारण है कि जब खिलाड़ी जो है वो गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग जो है वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर घिसता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। तो यहाँ पे जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए टाइमिंग मैं आप लोग को दे रही हूं। चलिए 25 सेकंड दी। जब एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? क्वेश्चन नंबर 15। टाइम अप हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देता है? तो कौन सा बल है? अब केंद्रीय बल है। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप केंद्रीय बल है। क्या होता है कि यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी दाईं ओर ही घूमता है, बाईं ओर भी घूमता है। ठीक है, तो हम झटके से बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर को लगा है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर को घूमती है तो हमारे शरीर पर आवश्यक अभी केंद्र बल नहीं था, अतः हमारा शरीर सीधी रेखा में ही गति करता रहा, जबकि गाड़ी की जो दीवार है वो दाईं ओर को घूम गई, इसलिए हम बाईं ओर को मुड़कर दीवार से टकरा गए और हमें ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम पर कोई अब केंद्र बल लग रहा हो। ठीक है, अब केंद्र बल लगा हो, तो इसलिए इसको क्या कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक कार मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो इसे हम लोग अब केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, हम पर जब कोई बल लगा हो उसे हम लोग अब केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग आप लोग को दे रही हूं। टाइमिंग 30 सेकंड दी। 30 सेकंड। निम्न में कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथन है जो सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो यहाँ पे जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कार का वेग जो है लगातार बदल रहा है। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? जब कार का वेग बढ़ता है तो कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है एवं उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है। ठीक है, तो वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, कार का जो वेग है लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर जो होगा वो अब केंद्रीकरण होगा।
अपकेंद्रीकरण जो होगा ऑप्शन सी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। अपकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। अपकेंद्रित यंत्र होता है, उसकी सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन अथवा नलियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर परिधि की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। दूध से जो क्रीम निकालने की मशीन जो है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी वाले सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 25 सेकंड दी। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल है जो कार्य करता है? टाइम आप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अभिकेंद्री। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अभिकेंद्री होगा। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा जो होता है सदैव वृत्त की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इसके बिना वृत्तीय गति जो है वो संभव नहीं है। तो रोलर कोस्टर की सवारी में भी अभिकेंद्री बल जो है वही कार्य करता है। तो ऑप्शन बी वाला का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए सही बच्चे लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 16 सेकंड का टाइम है। बल मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। टाइम अप हुआ। चलिए सभी का बिल्कुल आंसर आ गया है, सभी का आंसर करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, न्यूटन है। बल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल क्या है, वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं। बल इक्वल टू क्या होता है, बल का इंग्लिश फोर्स, तो F इक्वल टू एम में। ठीक है, F इक्वल टू एम में। बल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। बल की ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए टाइमिंग देती हूँ आप लोग को। चलिए 26 सेकेंड दी। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। टाइम आप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग जब राइट आंसर की बात करेंगे तो बॉइंट फोर्स होगा, ऑप्शन ए वाले का करेक्ट आंसर होगा बॉइंट फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। ठीक है, इसको हम लोग उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है, उत्प्लावक बल बोलते हैं बॉइंट फोर्स। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या उधरगामी बल लगता है उसे हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं, मतलब उत्प्लावक
प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए 22 सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घर्षण यानी फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? कौन सा है जो फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो कह रहा है कौन सा विकल्प है जो फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है, यानी फ्रिक्शन का उदाहरण वो नहीं है, बाकी जो है तीन वो फ्रिक्शन का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना ये घर्षण का नहीं कार्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कार्य का। बाकी तीनों, फर्स्ट पर धकेला गया वॉशिंग मशीन फ्रिक्शन का, बर्फ में स्लेज का फिसलना फ्रिक्शन का, व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना फ्रिक्शन का। ये जो है वो भारी वस्तु उठाना किसका है? तो कार्य का है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए 21 सेकेंड दी। जहाजों की गति में वृद्धि खाली स्थान पर आधारित है। जहाजों की गति में जो वृद्धि होती है वो किस पर आधारित है? खाली स्थान पर आधारित है। किस पर आधारित है उसका नाम बताना है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले का करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में या आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो लोहे का जो जहाज का ढांचा होता है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। तो जहाज की जो गति में वृद्धि है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेकेंड दी। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होगा? टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सभी का करेक्ट आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया कोई पिंड, ठीक है, एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, मतलब कोई पिंड अगर फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचने पर उसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है तथा उस पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, नीचे की ओर कार्य करता है, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में
टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को, 30 सेकेंड का दे रही हूँ, ठीक है। इसको इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा है, निम्न में कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। ओ टाइमिंग आप लोग का मैं स्टार्ट नहीं की हूँ, है ना, टाइमिंग स्टार्ट नहीं की हूँ। निम्न में कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले का करेक्ट आंसर है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये जो है वो केपलर का नियम नहीं है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये केपलर का नियम नहीं है। बाकी जो तीनों है ए बी सी, ठीक है, बाकी जो तीन है ए बी सी, ये सब केपलर का नियम है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए टाइमिंग टाइमिंग, चलिए 21 सेकेंड। ग्रह के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25। ग्रह के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, ठीक है, अंडाकार होता है। इसको आप लोग बिल्कुल रट जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइमिंग टाइमिंग, चलिए 20 सेकेंड। निम्न में कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? कौन सी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? टाइम अप टाइम अप टाइम अप हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रह, ठीक है। सौर परिवार में क्या है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं या गति करते हैं, तथा उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूं, चलिए 18 सेकेंड दी। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? टाइम अप टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले का करेक्ट आंसर है निकोलस कोपरनिकस। पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हीलियोसेंट्रिक सेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर क्या था? सूर्य था। इसलिए इसको हम लोग हीलियोसेंट्रिक मॉडल बोलते हैं। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस।
चलिए सभी सभी का आंसर आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वेट कहा जाता है, भार कहा जाता है, वजन कहा जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है ये बताना है। टाइमिंग, टाइमिंग। चलिए 21 सेकेंड, 21 सेकेंड दी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इसकी जो राइट आंसर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा पॉइंट जो है वो छूट गया है। ठीक है, पॉइंट छूट गया है। ऑप्शन डी में क्या है कि अगर लिफ्ट जो है तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन जो है वो वास्तविक वजन से कम होता है। अगर लिफ्ट जो है तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो हम लोग का वजन जो कमेगा नहीं ना, घटेगा। मैं बताई थी ना कि जब लिफ्ट की से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वजन हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा। जब नीचे आएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पे है अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से कम होता है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लाइन छूट गया है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का वजन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ना कि कमेगा। ठीक है, मैं लिख दूं क्या? तो एक शरीर का, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन जो है वो क्या है, वास्तविक वजन से क्या होता है, कम होता है। आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग टाइमिंग देती हूं मैं। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दी। ठीक है, 1 मिनट का टाइमिंग दी। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, 1 मिनट। यदि पृथ्वी पर आपका वजन जो है वो 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 30। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा?
तो बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार बराबर क्या होता है? बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार इक्वल टू हो जाएगा पृथ्वी पर व्यक्ति का भार, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार, ठीक है, बटा जी बटा 3.7, ठीक है। ये जो हो जाएगा, ये हम लोग का फॉर्मूला है जो आप लोग को रटना है, ये आप लोग रट लीजिएगा, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार कितना है? 38 बटा जी का मान कितना लिखेंगे हम लोग? 9.8। जी इक्वल टू होता है 9.8 बटा 3.7। ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। जब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 14.3, ठीक है। किलो में दिया है तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो हम लोग का राइट आंसर होगा, ये फॉर्मूला है जो आप लोग को रटना है, ठीक है। बुध ग्रह पर व्यक्ति का वजन बराबर होगा पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटा जी बटा 3.7, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 14.3 kg। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए सभी लोग लास्ट में पूरा ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा कि आप लोग को 30 में कितना आया। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, इसलिए सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कितना आया 30 में स्कोर। मैं कल मैथ का टेस्ट जब कल मैं ली थी तो उसमें भी मैं सबका कमेंट रीड की थी, जिन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था वो कमेंट में पढ़कर बताती हूँ, ठीक है। रोहित राज, स्वाति मिश्रा, रवि यादव, राम वृक्ष यादव, सत्यम कुमार वर्मा, अंशु पाल, इन्होंने अपना अपना स्कोर शेयर किया था। अभय शर्मा, छोटन, कुमारी अंजलि सिन्हा, मनीष श्रीवास्तव, हर्ष कुमार, सुशील सिंह, प्रेरणा रानी, अफ्ताब आलम, ज्योतिष कुमार, सुनील कुमार, आशुतोष राज, अखिलेश वर्मा, रवि साइनी, सुजय कुमार, छोटन, पीयूष, अखिलेश, विभव शुक्ला, रोशन यादव, हर्ष कुमार रॉय, विक्रांत कुमार, स्मार्ट राजू, टिंकू, अमित, पवन कुमार, अर्पणा झा, दीपिका सिंह, रामशंकर, अफ्ताब आलम, कुलदीप शुक्ला, स्वाति मिश्रा, संटू सिंघानिया, अंकित कुमार, ऋषिकेश, उदय, हर्ष, अंजलि सिन्हा, प्रेरणा, आलोक यादव, एकता, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था। नीतीश, ऋषिकेश, स्वाति मिश्रा, पवन सिंह, स्टाइलिश जास, ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर कल कमेंट किया था। तो आप लोग आज भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। कल मैं सबका कमेंट रीड करके बताऊंगी। ओके, बाय, गुड नाइट।